स्वागत है आपका विरोध शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जब से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आए हुए हैं, तब से कुछ इस तरह की लहर सी चलाने की कोशिश हो रही है या चल रही है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी नए सिरे से पसंद आने लगे हैं। लेकिन रवैया वही पुराना है। जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं वो अमेरिकी पक्ष की तरफ से होती हैं। भारतीय पक्ष उनके बारे में कोई घोषणा नहीं करता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मोहब्बत का इजहार किया है मोदी के प्रति, और दूसरे रूबियो साहब ने उस इजहार को थोड़ा कम प्रभावी करते हुए कहा है कि 5 साल में 5 अरब डॉलर का कितना जबरदस्त किस्म का एक फिगर दिया है। वो 500 बिलियन। हाँ, 500 बिलियन का अमेरिका से खरीदारी करनी पड़ेगी। और जब इसका मतलब हो गया कि हर साल 100 बिलियन की करनी पड़ेगी, जबकि कुल मिलाकर 52 बिलियन का ही अमेरिका से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत को अपना बिल अमेरिका से इंपोर्ट का दुगना कर देना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि भारत के पास विदेशी मुद्रा की क्या स्थिति है, अमेरिका के विदेश व्यापारी, सारे आंकड़े सब लोगों को पता है। तो ये सब जो पूरा एक नाटक चल रहा है, जिसमें अचानक डोनाल्ड ट्रंप मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं, लेकिन फिर उसमें उसको खट्टा कर देते हैं इस पूरे मामले को रूबियो के वक्तव्य। रूबियो पहले कहते हैं कि होर्मुज तुरंत खुलने ही वाला है, तो डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि नहीं, अरे होर्मुज खुलने में तो भी बड़ा समय लगेगा, हम लोग धीमे धीमे चलेंगे आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। कुल मिला के इस पूरे माहौल में भारत अमेरिकी संबंध किस मुकाम पर खड़े हुए हैं, और भारत अमेरिकी संबंधों का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उनसे सीधे सीधे प्रभावित होती है तुरंत। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसको लेने के देने पड़े हुए हैं। हर सरकार परस्त अर्थशास्त्री अखबार में लेख लिख के कह रहा है कि भाई कुछ कीजिए, भाई कुछ कीजिए। तो क्या लगता है आपको विरोध जी? देखिए, बात यह है कि एक जानी मानी प्रोवर्ब है, कहावत है अमेरिका के बारे में। जी। देयर आर नो फ्री लंचेस इन अमेरिका। हम्म। अब जो तारीफ हो रही है माननीय प्रधानमंत्री की, हाँ। और इतने प्रत्यक्ष शब्दों में हो रही है, ऑलमोस्ट साउंडिंग रोमांटिक, हाँ। हाँ। कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 250वीं सालगिरह पे अमेरिका की जो बड़ा फंक्शन हुआ दिल्ली में, उसमें वो स्पीकर कॉल पे थे, और सर्जियो गोर ने स्पीकर कॉल लगाई और वहां पर प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वी हैव अ रिकॉर्ड इकोनॉमी, उन्होंने कहा, एंड अ रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट अमेरिका के बारे में, एंड एनीथिंग इंडिया वांट्स दे विल गेट। आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है, ये कांटा फैला जा रहा है मछली पकड़ने के लिए। कांटा फेंका जा रहा है। अमेरिका में फ्री लंचेस नहीं होते। मोदी तो बिना चार्ज किए चाय का कप भी नहीं पिलाता भाई। वो सर से पांव तक बिजनेसमैन पहले है, और अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में। वो अमेरिका को खुद को शॉर्ट चेंज कर रहा है, अपनी पद की गरिमा को इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली का बिजनेस बढ़ा रहा है। और जो सर्जियो गोर साहब हैं, उनके जो राष्ट्रदूत हैं यहाँ पर जी, वो तो अमेरिका सिर्फ इंडिया के राष्ट्रदूत नहीं है, वो साउथ और सेंट्रल एशिया के भी राष्ट्रदूत है। और साउथ एशिया में कौन कौन आता है आप जानते हैं। उनके बारे में भी पूछा गया, पाकिस्तान के बारे में सर्जियो गोर से। कहता जी कंसर्न्स हैं, आपको भी हैं, हमको भी हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका जो है कोई भी रिश्ता किसी और देश के बिना पे नहीं करता, इंडिपेंडेंट रिश्ते बनाता है। पता है कितने इंडिपेंडेंट रिश्ते बनाए। ऑपरेशन सिंदूर का जितना प्रकरण, जो ड्रामा किया है इन्होंने, वो जो हमारे भारत की जो अस्मिता पे, भारत के गौरव पे जो प्रहार हुआ उस वक्त, वो यहाँ के लोगों को याद है। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि नेतृत्व को याद है कि नहीं, और अगर याद तो होगा जरूर, लेकिन कहने की क्षमता नजर नहीं आती अक्सर। मैं समझता हूँ कि भारत एक बड़ा देश है, बड़ा लोकतंत्र है, जो कि मार्को रूबियो ने स्वयं कहा, ये भी कहा कि हम बड़ी इकोनॉमीज हैं, और इसलिए हमारा स्पेशल आयाम है, मुकाम है भारत का। जी हाँ, स्पेशल मुकाम है।
लेकिन उस मुकाम को आप परस्पर अपने वक्तव्यों द्वारा छोटा करते आते हैं। आपने जो भी हमारे साथ एंगेजमेंट किए वो हमारी इज्जत को उछाल कर किए कई बार आपने। यही राष्ट्रपति थे ना जो कह रहे थे कि मैं जब चाहूं डोनाल्ड मोदी जी को सत्ते में ला सकता हूं, उनका पद खतरे में ला सकता हूं। ये सब बातें भी कही ना उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप कोई स्टेबल माइंड नहीं है। मार्को रूबियो अंडरस्टेटेड तरीके से बोलता है क्योंकि ये माना जाता है कई तबकों में कि जेडी वेंस की जगह हो सकता है कि मार्को रूबियो जो है रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट हो जाए राष्ट्रपति पद के लिए जब समय आए, लेकिन वो दूर की बात है। आज का संदर्भ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन गए। अब हमारे यहाँ पर लोग ताली बजा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ एक टीवी चैनल है, ना जाने किस हद तक वो जाएगा। और वो कर्सर चला रहे थे जी डोनाल्ड ट्रंप मोदी फैन बॉय। अच्छा। अब आप हद है किसी भी चीज की, यानी इतना मूर्ख अपने दर्शकों को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी फैन बॉय हो गए, मतलब उनके लेवल पे आ गए डोनाल्ड ट्रंप, वो एंकर्स जो हैं वहां उस चैनल के। मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्योंकि अपना सा मुंह लेके चीन से वापस आया, जो भाषा वो मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो उससे ज्यादा कहीं भाषा उसने शी जिनपिंग के लिए इस्तेमाल की। और चीन में उसके घर जाकर और अपना समूह लेके आ गया। उन्होंने लगभग उनको खाली हाथ भेज दिया। कोई फर्म कमिटमेंट नहीं दी कि ईरान पे कोई प्रेशर लाएंगे, और वो तो पॉलिसी भी नहीं है चीन की जी। वो और मुल्कों के बखेड़े में नहीं पड़ता है, किसी और के फटे में टांग नहीं देता है। उसका एक मुख्य उद्देश्य है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना और उस इकोनॉमी के चलते अपना प्रभुत्व दुनिया भर में बनाना। उसका एक मुख्य उद्देश्य है और वो कम बोलता है। शी जिनपिंग ज्यादा नहीं बोलता, नहीं बहुत उससे बुलवाने के लिए तो बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। वो मुस्कुराता भी बहुत मुश्किल से है ताकि उसके चेहरे के भावों से उसके दिमाग में क्या चल रहा है कहीं पता न चल जाए जो मेज की दूसरी पार बैठा हुआ है। ये होता है डिप्लोमेसी करने का तरीका। ये जप्पी और पप्पी वाली डिप्लोमेसी नहीं होती है। क्या कभी आप सोच सकते हैं अभय जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टॉफी दे रहा हो किसी को कैमरे पर? कभी सोच सकते हैं आप क्या? मैं इसलिए याद करवा रहा हूं अपनी माननीय सरकार को, माननीय नेताओं को कि भारत भी एक सिविलाइजेशन है जी, जिस तरह से ईरान और चीन है। और ईरान और चीन जिस तरह दो हाथ हो रहे हैं अमेरिका के साथ, वो एक लेसन इन डिप्लोमेसी है। ईरान ने तो दुनिया को डिप्लोमेसी सिखाई है, हमने भी सिखाई है एक समय पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पाठ हम लोगों को पढ़ाते थे वो स्वयं को भूल रहे हैं। और इसलिए ये जो ताली बजाना, ये पार्टी हो गई, वहां पर बात कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने, उस डोनाल्ड ट्रंप के ने बात कर ली हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका अपना मुल्क में उसके बारे में बहुत विवाद है कि भाई उसका मानसिक संतुलन है कि उसने खो दिया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हमको जो बातचीत है उसमें कुछ निकलेगा। अब देखिए ट्रेड डील पे कोई अभी फॉर्म एश्योरेंस नहीं आई। अभी ट्रेड डेलीगेशन हमारी गई थी वहां, शायद उनकी यहाँ आएगी हमारे देश में। तो उसमें कितनी टैरिफ लगेगी, किन किन चीजों पे वो रोक लगाएंगे, क्या हम उनको बेच सकते हैं, कितना बेच सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद तय कर रहे हैं कि वो हमको कितना बेचेंगे। भाई 500 बिलियन का जो फिगर है तो उन्होंने सेट किया हुआ है ना। हाँ। और साथ में ये भी मार्को रूबियो बोल के गया है कि भारत के उद्योगपति इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में, $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुई है।
जो उद्योगपति अपने देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं वो अमेरिका में कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं निकल सकता कि पहले हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें? क्या हमारे देश में मार्केट अवेलेबल नहीं है क्या? हमारे देश में इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन विनोद जी, मैं बीच में माफी चाहता हूं, बीच में बोल रहा हूं। ये जो 500 बिलियन का जो आंकड़ा है 5 बरस का है। हाँ, 5 बरस का है, लेकिन ये तो भारत ने, जहां तक मेरी समझदारी बनती है, गलत हो सकती है मेरी बात, भारत ने खुद उनको जाके वहां आश्वासन दिया था पहले। उस आश्वासन के तहत वो लोग बोलते हैं, और भारतवासी, भारत के नेता और विदेश मंत्रालय वाले, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय वाले चुप रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि उनके यहाँ भग पिटनी शुरू हो जाएगी इसलिए। लेकिन ये कह के आए हैं, बिना इनके कहे तो ना वो कह सकते थे। देखिए, बात यह है कि अगर कहा है हाँ, तो हमारी सरकार प्रत्यक्ष रूप से बोले। नहीं वो नहीं, यही तो हथकंडा है इसमें। देखिए, ये यही है, कोई लोगों को जो उल्लू बना रहे हैं वो तो यही बना रहे हैं ना, खुद के आए, अब जब वो कहते हैं तो चुप रहते हैं। ये कोई खुफिया बातचीत हो रही है क्या? ये तो बीजेपी सरकार, अभी बीजेपी हमने, सरकार की अदा यही है। देखिए अभी हमने जब ये 114 राफेल खरीदने की जो बात की है फ्रांस के साथ, और हाँ, तो हमने लेटर ऑफ इंटेंट भेजा उनको, हाँ, फ्रांस को। अब ये 500 बिलियन जो यूएस डॉलर्स की जो इंपोर्ट्स होंगी, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बराबर करने के लिए, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का ही हवाला देकर हम ये जो टैरिफ लगाता है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये 500 बिलियन जो है, इसमें तेल कितने का आ रहा है भाई वेनेजुएला वाला, या अमेरिका से तेल कितने का आ रहा है, किस दाम पे आ रहा है, और किस तेल की सेक्रीफाइस पे आ रहा है, कि ईरान वाले तेल की सेक्रीफाइस पे आ रहा है या रूस वाले तेल की सेक्रीफाइस पे आ रहा है, और क्या हम सिंगल फ्रेंडशिप वाली कंट्री हो गए हैं क्या? क्या हाल ही के दिनों में क्या रूस के बारे में कोई आश्वासन दिया सरकार की तरफ से गया क्या? क्या ईरान के बारे में कोई आश्वासन गया क्या सरकार की तरफ से? हाँ, ये जरूर है कि भारत जो है वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, वो तो तमाम दुनिया चाहती है। और वो बंद किस लिए हुई? ये डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों के कारण बंद हुई ना। तो भारत प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट शब्दों में बता रहा है ये बात क्या अमेरिका को। हो सकता है कई बार कुछ कारणों से जो साइलेंस इज गोल्डन, कि नहीं बोलो कुछ बातों पे, लेकिन अगर, और इसीलिए जो मार्को रूबियो की भाषा ज्यादा सधी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, और हमारे जयशंकर जी की भाषा ज्यादा सधी हुई है मार्को रूबियो के मुकाबले। तो मैं ये समझता हूं कि जो बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, इट इज नॉट अ डायलॉग बिटवीन टू इक्वल कंट्रीज, दो इक्वल पार्टनर्स के बीच का डायलॉग नजर नहीं आ रहा। और ये कुछ वैसा ही है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ शी जिनपिंग ने किया। शी जिनपिंग ने दुनिया को बता दिया, जता दिया कि वर्चस्व किसके पास है, ग्रेविटास इंटरनेशनली आज के दिन किसके पास है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि आज के दिन चाइना जो है उससे बड़ी पावर हो गया, उससे बड़ी इकोनॉमी हो गया, नहीं, लेकिन उस डायरेक्शन में अग्रसर है चीन, और चीन की जो पॉलिसीज हैं उसके चलते वो अग्रसर है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए अग्रसर है। हमारा मेक इन इंडिया कहाँ है? देखिए, बातों से वो बोलते हैं जी उसके बारे में, राहुल गांधी के बारे में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने बोला मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब राहुल गांधी ने बोला कि भाई ये सरकार एक परस में गिर जाएगी मोदी जी की, हो सकता है वो बड़ी बात उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कर दी हो सकता है कि जो बात उनको प्रत्यक्ष रूप से करनी हो, नहीं करनी चाहिए, वो कर दी हो। वो सच बोला या उनकी प्रेडिक्शन गलत होती है, सच होती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन बात यह है कि जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में चुप रहिए। ये चीन से सीखना चाहिए। और चीन की डिप्लोमेसी साइलेंसर लगा के करता है वो। हमारी डिप्लोमेसी क्या है? ढोल बजाते हैं, एक नहीं 3-4 इकट्ठे बजाते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री एक बात कर देते हैं, दूसरे वही दोहराना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक साफ गोई से बात हो, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हमारे हैं वो किस सतह पे है, किस स्टेज पर है और किस कॉस्ट पे हम बना रहे हैं उनके साथ रिश्ते। हम ये नहीं कह रहे कि आप अमेरिका के साथ रिश्ता ना बनाएं, अमेरिका के साथ रिश्ता हमको बनाना है, लेकिन वो रिश्ता हमको बैलेंस करना है विज़-अ-वी अदर प्रेशर्स। वो एक लीवरेज होना चाहिए हमारे पास। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको बंधुआ बनवा के वहां पर हमारे साथ रिश्ते बना रहे हैं। अभी तो यही हो रहा है फिरोज जी, अभी तो यही हो रहा है। और सबसे एक जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये है कि जब पाकिस्तान से संबंधों का सवाल आया तो मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी रिलेशनशिप टैक्टिकल है, भारत से स्ट्रेटजिकल है। भारत से स्ट्रेटजिकल है और अमेरिका और पाकिस्तान से टैक्टिकल है। अच्छा, अब ये क्या मामला है? जिससे आपकी रिलेशनशिप, जिससे आपका संबंध टैक्टिकल है, वो तो दावा ये कर रहा है कि ईरान और अमेरिका में जब डील होगी तो इस्लामाबाद में ही होगी और कहीं नहीं होगी डील। देखिए वो जो बचौलिया बना हुआ है अभी जी आज के दिन, देखिए डिप्लोमेटिक टर्म, डिप्लोमेसी के लिहाज से टैक्टिकल फौरी होता है, वही कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म होता है और स्ट्रेटेजिकल लॉन्ग टर्म होता है। तो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म होता है और टैक्टिकल फौरी होता है। तो फौरी तौर पे आज के दिन दोस्ती है, ये कह रहा है मार्को रूबियो कि फौरी तौर पे हमारे रिश्ते हैं आज के दिन, लेकिन ये तो उस मुल्क के साथ दोस्ती कब नहीं थी? हाँ, यही तो हम बता रहे हैं कि वो तो सेंटो का भी मेंबर था। हाँ, बिल्कुल। और आपने उसको ओहदा दिया नॉन नेटो अलाई वाला एक टाइम पे। जो आपने नॉन नेटो अलाई वाला आपने उनको ओहदा दिया एक टाइम पे, वो सच है कि नहीं है? बिल्कुल। और वो तो ही वाज द वन, पाकिस्तान तो वो था जो आपका बस्ता उठा के घूमता था दुनिया भर में, आपके बिहाफ पे लड़ाइयां लड़ता। वहां का डिफेंस मिनिस्टर तो बोलता है लगातार कि हमने तो आपके बिहाफ पे लड़ाई लड़ी है और आप हम पे ही शक कर रहे हैं। भाई अफगानिस्तान में लड़ाई उन्होंने उनके बिहाफ पे लड़ी, अरे उनको रास्ते दिए, उनको फाइटर्स प्रोवाइड किए, मुजाहिदीन कहां से बने, ये सब जो हुआ है। हाँ, ये बात सच है कि उसामा बिन लादेन उन्होंने छुपा के रखा हुआ था पाकिस्तान ने। अब वो बात भूल गए। वो जो उसामा बिन लादेन जो था, उसको तो मारा किसके कार्यकाल में मारा गया? बराक ओबामा के कार्यकाल में मारा गया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बराक ओबामा की बात भी नहीं सुनना चाहते, उससे कंपटीशन में वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। और उसी तरह से जो बाइडेन जो है उसको तो स्लीपी जो बोलते हैं वो। तो उनका मन में अपने प्रेडिसेसर्स के लिए कोई इज्जत नहीं है, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश जूनियर एंड सीनियर। तो मेरा ये कहना है कि ये जो व्यक्ति है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस आज के दिन बहुत गिरी हुई है। और आज के दिन आपको दोबारा से वो अपने कंधे पे उठा के घूम रहा है टू बैलेंस द रिलेशनशिप विद चाइना। जो आपको पहले फ्रंटलाइन स्टेट वो बनाना चाहता है, क्योंकि जब अपने दम पे रिश्ते वो ठीक करने निकला था चीन के साथ, तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि हमारा कोई उसके लिए ज्यादा उपयोग रहा नहीं है अमेरिका के लिए। और लॉन्ग टर्म में यही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लंबी लड़ाई, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो या कोई और सरकार आएगी, वो लंबी लड़ाई चीन के साथ मोल नहीं लेंगे। खासकर उस समय नहीं लेंगे मोल जब चीन, रूस और ईरान एक साइड पे है और पाकिस्तान भी उसी साइड पे है, वो टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो। अब एक और क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट सवाल इसी में वो पूछना आपसे जरूरी है, वो ये है कि आखिरकार वो कौन सी वजह है जिससे अचानक डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत का इजहार करने लगे? अच्छा, उसमें एक कारण ये हो सकता है मोटे तौर पर कि चीन ने उनके साथ जो सुलूक किया है उससे उन्हें हिंदुस्तान की याद आई होगी, वरना हिंदुस्तान की तो याद करना वो बंद कर चुके थे। जी देखिए, ऐसा है, डिप्लोमेसी इज नॉट डन ऑन अ रिबाउंड।
वो ऐसा नहीं होता कोई महिला जो है उसके साथ आपकी मोहब्बत थी, वो आपको छोड़ के चले गए और उसके जवाब में आप दूसरी महिला के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो नहीं है। डिप्लोमेसी ऑन रिबाउंड गलत है। ये हमने भी की। हमने भी डिप्लोमेसी ऑन रिबाउंड की ना, कि जब हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ खराब हुए तो टेंजिंग में चले गए हमने भी वहां पर जाके इनके साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश की चीन के साथ। तो हम कोई फुटबॉल ना बन जाए भाई इनके फुटबॉल के मैदान में। हमारा अपना रसूख है और हम उस दम पे अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के दम पर, अपनी इंस्टॉल्ड वैल्यू के दम पर, अपनी अचीवमेंट्स के दम पर, अपनी बड़ी मार्केट के दम पर अपनी हैसियत बनाए। अब सवाल यह है कि आज के दिन हमारी मार्केट जो थी जो नंबर 4 से नंबर 6 पे गिर चुकी है। एक बड़े एडवाइजर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के एक समय, जब कोविड के समय मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी इकोनॉमी अगर वीक हो गई, खराब हो गई बुरी तरह से, तो कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। क्योंकि अभय जी, ये पाकिस्तानी जब हमसे कशमकश करते थे कश्मीर के मुद्दे पर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन से जब उन्होंने वो जो पेशरफ थी उनका जो निश्चित था उसको विड्रॉ किया बेनजीर भुट्टो की सेकंड टर्म में, तो उस वक्त एक बंदे ने मुझको कहा, एक पाकिस्तानी बंदे ने, कि वी है, और उसने पब्लिकली भी बोला एक्चुअली कि वी हैव नॉट लॉस्ट टू इंडिया, वी हैव लॉस्ट टू योर इकोनॉमी, वी हैव नॉट लॉस्ट टू यू। वो तो एक बात में एक समय में हैसियत थी हमारी। आज नंबर 5 या 6 पे हमारी जो इकोनॉमी है, तो सबसे पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, टैरिफ्स को वेपनाइज करके अपनी मार्केट को ये दिखा के कि इजीली एक्सेसिबल नहीं रहेगी जब तक हमारे हिसाब से आप काम नहीं करोगे, उसी तरह से भारत को भी कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैसे ही बिहेवियर करो जैसे कि अमेरिका कर रहा है, आप औरों से सीखिए और आप जिगरा दिखाइए, जैसा कि मार्क कार्नी ने दिखाया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, और जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी ने दिखाया हाल ही में, भले ही वो दबाव में दिखाया, हालांकि क्योंकि उनको लगा कि उनके जो रसूख गिर रहा है उनके अपनी कंट्री के भीतर, तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दी अपनी धरती जी ईरान के खिलाफ, नहीं करने दी उन्होंने। तो आप किसी बात पे तो अडिग होकर खड़े हुई, पता चले कि हमारी एक खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी है, वो किसी के पास गिरवी नहीं है। वो खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी को बार बार एजर्शन की जरूरत है। जरूरी नहीं कि वो एजर्शन जो है वो बदतमीजी वाला हो। आप बात कर सकते हैं एक संजीदा लिहाज से, लेकिन फर्मली यू कैन से नो विदाउट बीइंग एब्यूसिव। ऑल यू हैव टू डू इज टू बी फर्म, और फर्म तरीके से हमको सीखना है। अमेरिका को मना करना भी सीखना हमको आना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि अब क्या हो रहा है, ट्रेड डील किस स्टेज पे है, और ये जो अब जो वीजा का चक्कर हुआ है उसको वैसे कह रहा है वो स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप है, उसके साथ तो टेक्टिकल है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई माइग्रेशन के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, वीजा के बारे में, ये हमारी पॉलिसी है, आपके लिए स्पेशल नहीं बनाई हमने, जैसे और मुल्कों के खिलाफ हम कर रहे हैं और मुल्कों के संदर्भ में हम कर रहे हैं, आपके संदर्भ में भी कर रहे हैं, तो फिर हमारी आपकी क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है? सही बात। हम जब तक आप हमको एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, तो आप क्यों हमसे एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? डिप्लोमेसी का एक और रूल होता है, पैरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, बराबरी का बहुत जरूरी है, पैरिटी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है जिसका जवाब केवल कयास की शक्ल में दिया जा सकता है, लेकिन वो कयास लगाना भी जरूरी है। वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने झुकने का जो एक सीरियल इंसल्ट नरेंद्र मोदी की गई, हिंदुस्तान की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और दूसरे अमेरिकनों द्वारा, उसके मुकाबले चुप रहने का
एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड बना दिया है। एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके ऊपर ना बीजेपी वाले गर्व करते हैं, ना आरएसएस वाले गर्व करते हैं, ना नरेंद्र मोदी के प्रशंसक गर्व करते हैं। उनको अफसोस होता है कि ये क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी कभी भी तारीफ करते हैं, लेकिन इस बात पे कहते हैं कि ये बहुत अजीब सी बात है भाई, क्यों नहीं बोलते? कुछ तो बात कहनी चाहिए। विदेश सेवा के पुराने रिटायर्ड लोगों से बात करो तो वो भी दबी आवाज में कहते हैं कि भाई जवाब तो देना चाहिए, कम से कम जवाब ही नहीं देते। अच्छा, तो ये जो दबने की और लगातार दबे रहने की, तो ऐतिहासिक हो गया आप तो ये, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या लोग जो कहते हैं भाई अदानी की वजह से दब गए या किसी और चीज से दब गई, वो बात समझ में नहीं आती। बात देखिए, वो सब लोग आप चर्चा वो आम है, हम उसको दोहराने क्या बात है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को आज के दिन जो बीबी नेतान्याहू की हालत की हुई डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे सीखना चाहिए। बीबी नेतान्याहू जो है वो उसका इक्वल पार्टनर था ईरान के खिलाफ लड़ाई में जी। अब जो पीस टॉक्स हो रही है उसमें है क्या इक्वल पार्टनर? वो एक तरफा विड्रॉ कर लिया इसने। वो तो किसी ने कल परसों लिखा था कि कब तो ड्राइवर सीट पे था मोदी के साथ, अब तो पिछली सीट पे बैठा हुआ है वो ही इज ऑन द बैक सीट इन द सेम कार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, नेशन स्टेट्स के बीच जो रिश्ते होते हैं जी, वो पपियां और जपियां वाले नहीं होते। वो सबसे पहले अपना मफाद देखते हैं, बाद में आपका मफाद देखेंगे। अगर उनके अपने मफाद में आपको कुछ शेयर मिल सकता है या आपका कोई मफाद निकल सकता है तो वो तो कर देते हैं। लेकिन कोई भी अपना पर्सनल या नेशनल, अब मोदी के संदर्भ में तो नेशनल इंटरेस्ट कहना भी मुश्किल हो गया कि क्या वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है। भाई नेटो को जो उसने छीण कर दिया, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात खराब कर लिए, बीबी नेतान्याहू के हाथ में पट्टा दे दिया एक समय पे, उस दौरान जब लड़ाई उन्होंने थोपी ईरान पे। तो अब जब वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना रहे हैं ईरान के साथ विदाउट एनी क्लियर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑन द न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर जो उनके पास फिजाइल मटेरियल पड़ा हुआ है उसका क्या अस्तित्व होगा, उसको कहाँ जाएगा, उसका हाल क्या होगा। ये बात तो सही है कि सब मानते हैं कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, पर ईरान कह रहा है कि मैं पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना चाहूंगा और मैं चलाऊंगा और मेरा अधिकार है। और वो ये भी कह रहा है कि आप हमको कह रहे हैं कि आप अपना प्रोग्राम बंद कर दो जब आपके पास ऐसा इसके साथ दोस्ती है इजराइल के साथ जो कि एक न्यूक्लियर पावर है और उस पर कुछ लागू नहीं होता, कोई इंटरनेशनल रेजिम उस पर रेजिमेंट उस पर लागू नहीं होती। तो देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिसके जवाब अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिस जमाने दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ था, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, उसने बहुत से ऐसे लोगों को बचाया जिनको अच्छा नहीं समझती थी दुनिया। तो मेरा ये मानना है कि अब वो वक्त बदल गया है और ये जो ईरान की लड़ाई ने जो उसका रसूख था उसमें जो कमी की है अमेरिका के, उस रसूख को दोबारा हासिल करने के लिए वो तरह तरह की दोस्तियां गढ़ना चाहता है और उसमें एक हम भी हैं। हम कम से कम ये हसीन सपने ना लें कि हम उसके लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। वो कभी भी हमको जाया कर देगा जी, जिस तरह से बीबी नेतान्याहू को जाया किया। मेरे मन में बीबी नेतान्याहू के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन बीबी नेतान्याहू ने उन्हीं के दम पे लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप कह रहे हैं वो कार की पिछली सीट पे है, मुझे तो ये लगता है कि कार के पीछे पीछे दौड़ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये, और हम उससे, हमारे बीबी नेतान्याहू से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भी अच्छे रिश्ते हैं। तो अब हमारे अगर हर जगह रिश्ते हैं और जब हम दोबारा से हमको वो कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो जरा एक बार फोन मिला लो बीबी नेतान्याहू से, उससे भी पूछ लो भाई कि आपका जो एक्सपीरियंस था उसके चलते क्या हमको इनकी बात सुननी चाहिए या माननी चाहिए आंख मूंद कर। हालांकि बीबी नेतान्याहू ने अपनी बातें मनवाई उनसे आंख मूंद कर, और वो जो हुआ है आज के दिन, शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया है कि भाई मुझे अपने दिमाग से सोचना चाहिए था, मुझे इसका पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वो पिछलग्गू बन के नुकसान उठा चुका है तो अब दुनिया में और पिछलग्गू ढूंढ रहा है ताकि नुकसान उनका और फायदा उसका। तो ये तैयार तुम छल्ले बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल मैं इस तरह की सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता,
पहले हमने कभी की भी नहीं, लेकिन जो उनका रवैया है, नरेंद्र मोदी और एंड कंपनी का रवैया है, वो बिल्कुल अमेरिका के दुमछल्ले बनना चाहते हैं और उसमें खुश हैं, दुमछल्ले बन के। उसमें दुमछल्ले बनते हैं, अपनी पीठ खुद ठोकते हैं, मीडिया को ठुकवाते हैं पीठ। नहीं, खुशी का सबब तो नजर नहीं आ रहा। खुशी का सबब क्या है तो नजर नहीं आ रहा। हाँ। हो सकता है कोई बड़ी प्लानिंग हो सकता है कि उनके दिमाग में एक प्लॉट हो जो कि अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया है, भारत ने रिवील नहीं किया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, और किसी भी कारण से हम ये प्रार्थना नहीं करते आप और मैं कि भारत का किसी भी बातचीत के दौरान नुकसान हो, भारत की गरिमा में कमी आए। और इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई, आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप ये समझ लेना चाहिए, हमारी सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को आज के दिन हमसे ज्यादा उसको हमारी जरूरत है, क्योंकि वो हमारे जरिए अपनी खोई हुई प्रसिद्धि वापस हासिल करना चाहता है। और हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये अभी मार्को रूबियो ने कहा कि मैं और जगह भी जाऊंगा जहां पर ऐसा 250वीं सालगिरह पे ऐसे फंक्शन होंगे, लेकिन ऐसा जो यहाँ पर हमारी बातचीत थी वैसा नहीं होगा। मतलब ये लोग एक ऑन अ पीयर टूर अक्रॉस द ग्लोब हैं ये आज के दिन। और इस दौरान इनके रिश्ते क्या सुधर जाते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, इनके रिश्ते क्या सुधर जाते हैं चीन के साथ, इनके रिश्ते क्या सुधर जाते हैं रूस के साथ, और क्या इनके रिश्तों की स्टेट ऑफ प्ले होगी यूक्रेन के साथ, और उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा यूरोप का। देखिए आज के दिन बड़ी विकट परिस्थिति में ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल डिप्लोमेसी है, और उसमें हमको कदम फूंक फूंक के उठाना है। और ताली बजाने से हम जरा गुरेज करें। ताली बजाना नहीं है हमको किसी की भी शान में, बल्कि अब समय आ गया है कि अपने लिए भी कुछ तालियां हम बजवाएं, भारत के लिए पैरिटी मांगे, पैरिटी हाँ, बराबरी का रिश्ता मांगे, समान धरातल मांगे, बराबरी का रिश्ता मांगे। भाई, हम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले लोग हैं, उतना ही है चीन लगभग आज के दिन। लेकिन चूंकि उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना मजबूत किया है, उसने अपने इंफॉर्मेशन हाईवेज बनाए हैं, लंबी प्लानिंग करता है चीन। भाई, चीन के आप चीन के पास उनके जो अपने इंफॉर्मेशन हाईवेज हैं, वो गूगल नहीं इस्तेमाल होता वहां पर, उनके अपने सारे सिस्टम्स उन्होंने बना लिए हैं। क्या हमने ऐसा किया क्या? हम तो बड़ी इसी बात पे खुश हम तो इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि अमेरिका ने हमको पैक्स सिलिका का मेंबर बना लिया। रेयर अर्थ में हमको एक हिस्सेदारी मिलेगी। तो उसने तो रेयर अर्थ में आज के दिन वर्चुअल मोनोपोली है चीन की, डोमिनेंस है उसका। और तो फिर उसने कहा कि अगर इनके पास अरब वालों के पास तेल है तो हमारे पास रेयर अर्थ होगा। तो उनकी जो फॉरवर्ड प्लानिंग है उससे हमको सीखना चाहिए भाई। हम क्या, सबसे ज्यादा सीख आदमी को अपने प्रतिद्वंदी से मिलती है जो कि सफल प्रतिद्वंदी हो, और आज के दिन चीन हमारा सफल प्रतिद्वंदी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। बहुत उम्दा हम लोगों ने चर्चा की, भारत अमेरिकी संबंध किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ये संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी और आपकी जिंदगी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इज्जत, सारी की सारी उससे काफी गहराई से प्रभावित होती है। अभी तक तो समझ में नहीं आता कि मोदी जी को और इस जो गंभीरता है, इस गंभीरता से वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी और वो अपनी विदेश नीति संबंधी, अमेरिका संबंधी रणनीतियों पर दोबारा गौर करेंगे। शुक्रिया। हम लोग जल्दी ही ऐसे ही किसी मसले पे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।